हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अपने घरों पे अच्छे होंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और हमने ज्योमेट्री के पहले 2-3 लेक्चर में बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज एक और छोटी सी बेसिक चीज़ है, उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीधे इंटर करेंगे ट्रायंगल्स में। ठीक है, तो बच्चों आज आप अपनी हेडिंग लगा लीजिए पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो बच्चों पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था ऐसी लाइंस, ऐसी दो लाइंस जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, कभी बदले ना, वो क्या कहलाते हैं, पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए बनाते हैं अपने दो पैरेलल लाइंस को। देखिए जैसे अगर मैं कह दूं कि ये एक लाइन ये है हमारी, ठीक है, और एक लाइन ये है, ये दो हो गई पैरेलल लाइंस। ठीक है, और उन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा काट रही है। मैं इसका नाम दे रहा हूँ L, इसका मैं नाम दे रहा हूँ M और इसका नाम दे रहा हूँ K। ठीक है, तो आप कहेंगे कि L और M क्या है, आपस में समानांतर हैं यानी कि पैरेलल हैं, इनके बीच की दूरी बदल नहीं रही है, हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ आ गई। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं या फिर ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। आपको मैं ये सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आज इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे और देखते हैं इन पे क्या क्या क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो इनका मैं थोड़ा नेमिंग करता हूँ, आप देखेंगे ध्यान से। मैंने कहा एंगल 1 ये है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मैंने मान लिया 2, ये वाला एंगल मैंने 3 और ये वाला एंगल मैंने मान लिया 4। ठीक है, अब ये वाला एंगल मैंने कहा एंगल 5, ये वाला एंगल 6, ये वाला एंगल 7 और ये वाला एंगल 8। बात समझा गई। तो बच्चों आपको इसे ध्यान रखना है। तो मैंने कहा कि अब मैंने ऐसे नाम, ये कहा एंगल L है, मैंने कहा ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, और मैंने एंगल जो बन रहे हैं उनको नेमिंग कर लिया। बात समझा गई। तो बच्चों आइए इसमें पढ़ते हैं। हमारा पहला हेडिंग होगा अंतःकोण। अंतःकोण हेडिंग डालेंगे अंतःकोण। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल आपको दिख रहा होगा साफ साफ, बिल्कुल इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, तो बच्चों इंटीरियर का मतलब होता है जो अंदर की तरफ हो, जो अंदर की तरफ हो। ठीक है, तो बच्चों बताओ अंदर की तरफ कौन कौन से कोण है, ये एक अंदर की तरफ है क्या, नहीं, ये दो अंदर की तरफ है क्या, नहीं, ये जो अंदर की तरफ ये चारों एंगल आपको दिख रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे, अंतःकोण कहलाएंगे। बात समझ आ गई, क्योंकि ये दोनों लाइंस के अंदर है। बात समझ आ गई। और तो ये दोनों लाइंस के जो बाहर वाले एंगल है वो क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण कहलाएंगे। ये दोनों बातें आपको एकदम आराम से समझ में आ रही होंगी, कोई हेजिटेशन नहीं। मैंने कहा कि 1-2 एंगल बाहर है, ये बाह्य कोण, 8-7 एंगल बाहर है तो बाह्य कोण, और एंगल 4-3-6-5 ये दोनों, ये चारों क्या है, अंदर की तरफ है, तो ये क्या कहलाएंगे, अंतःकोण कहलाएंगे। तो आप एंगल लिख लेंगे। इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, आप कहेंगे एंगल 4 एंगल 3 एंगल 5 एंगल 6, ये चारों एंगल का है, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो बच्चों अब लिख लिए बाह्य कोण यहीं पर, बाह्य कोण। बाह्य कोण ये क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, अब बताओ बच्चों, आप खुद बता सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे। तो आप कहेंगे एक्सटीरियर एंगल होंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7, ये चारों क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आ जाओ बच्चों, देखते हैं संगत कोण क्या होता है। संगत कोण हेडिंग डालिए संगत कोण। संगत कोण इसे इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल, CORRESPONDING, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, संगत का मतलब क्या होता है, पहले हमें यह समझना पड़ेगा। संगत का मतलब होता है बच्चों, संगत का मतलब होता है, एक आपने सुना होगा संगत का असर खराब होता है। ठीक है, तो संगत का मतलब होता है सेम सिचुएशन में होना। क्या होता है, सेम सिचुएशन में होना। ठीक है,
जैसे मान लीजिए आपके साथ में कोई बच्चा पढ़ने आता है, ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे के संगत कहे जा सकते हैं, ठीक है, ये दोनों संगत में हैं। बात समझ में आ गई? संगत मतलब एक ही सिचुएशन में। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर सिचुएशन का मतलब क्या है, कि यहाँ पर एंगल का सिचुएशन क्या है, ठीक है। अच्छा बताओ बच्चों, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये लाइन है, ठीक है, और ये एक लाइन ये ऊपर जा रही है, और उसके बीच में एंगल कौन बन रहा है? एंगल 1। एंगल 1 आपको दिख रहा है कि एंगल 1 ये है, ठीक है। तो इसके जैसा सिचुएशन इसका है, वैसा सिचुएशन किसका है? तो आप कहेंगे सर एंगल 5 का सेम सिचुएशन है, क्योंकि ये जो एक लाइन है उसके ऊपर लेफ्ट साइड में, इस लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में, ठीक है, कौन है? 1 है। इस लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में कौन है? 5 है। यानी कि ये 1 और 5 कैसे कैसे हैं? सेम सिचुएशन में है, ठीक है। अरे देखो ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में, लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में 1, लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में 5, ठीक है। तो आप कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 5। क्या होंगे? ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होता है, आपने जरूर पढ़ रखा होगा। चलिए तो ऐसे ही अब बताइए अगला कौन सा कोण हो सकता है? आपने कहा इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर राइट में कौन सा एंगल है? दूसरा। तो इस लाइन के ऊपर राइट में कौन सा एंगल है? 6। तो यानी कि 2 और 6 क्या हो गए? संगत कोण हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो आप कहेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर है। अच्छा आपने कहा कि सर एंगल 1 एंगल 5 संगत कोण है, एंगल 2 एंगल 6 क्या है? संगत कोण है, ठीक है। तो फिर आप देखिए अगर मैं कह दूं एंगल 4 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, तो आप कहेंगे कि सर इस लाइन के नीचे लेफ्ट में, इस लाइन के नीचे लेफ्ट में, इस लाइन के नीचे लेफ्ट में 4 है, और इस लाइन के नीचे लेफ्ट में कौन है? 8 है। सेम सिचुएशन में दोनों है कि नहीं है? तो कहेंगे एंगल 4 और एंगल 8 क्या है? संगत कोण है, और दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप कहेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा फिर मैंने कहा कि एंगल 3 कहाँ पर है? तो आप कहेंगे इस लाइन के नीचे राइट में, इस लाइन के नीचे राइट में, ठीक है, कौन है? एंगल 3 है। तो इस लाइन के नीचे राइट में कौन है? 7। यानी कि दोनों एंगल 3 और 7 एक ही सिचुएशन में है। तो आप कहेंगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 क्या है? दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आ गई? आपको ये भी समझ में आया होगा। अगला हेडिंग डाल लीजिए एकांतर अंतःकोण। अगला हेडिंग डालिए एकांतर अंतःकोण। एकांतर, बहुत गर्मी है भाई, एकांतर अंतःकोण। इंग्लिश में कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप कहेंगे कि सर एकांतर का मतलब क्या होता है? एकांतर का मतलब होता है बच्चों एक का अंतर, एक का अंतर, ठीक है। मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ाया था इंटरनेट का क्या मतलब होता है अल्टरनेट का। तो कहेंगे अंतःकोण का मतलब भी सर हमको पता है जो अंदर की तरफ हो, और एकांतर का मतलब एक के अंतर पर। मतलब कि हम यहाँ पर बाह्य कोणों की तो बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। हमको बात करना है केवल अंतःकोणों की, और वो भी एकांतर कोणों की। बात समझ में आ गई? एकांतर कोणों की। तो आइए देखते हैं एकांतर अंतःकोण किसे कह सकते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने एंगल 4 ले लिया, अब इसका एकांतर कोण क्या होगा? तो एक का अंतर 4 के बाद अगर आप एंगल 3 को छोड़ते हैं, एक का अंतर लेते हैं इसको छोड़ के, तो कौन होगा? एंगल 6 होगा, ठीक है। आपने कहा सर मैं इधर से क्यों जाऊँ, मैं तो इधर से भी आ सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, 4 को लिया, 5 को छोड़ा, तब भी कहाँ पहुँचे आप? 6 पर। यानी कि 4 का एकांतर अंतःकोण कौन होगा? 6 होगा। 4 का एकांतर अंतःकोण कौन होगा? 6 होगा, ठीक है। तो आपने कहा कि सर एकांतर अंतःकोण बराबर में कौन कौन सा होगा? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा फिर मैंने कहा अच्छा बच्चों और बताओ एंगल 3 का एकांतर कोण कौन होगा? तो आपने कहा कि सर एकांतर का मतलब होता है एक छोड़कर। तो मैंने एंगल 3 लिया, अगर तो 6 को छोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? 5 पे। मैंने कहा अंतःकोण की बात कर रहे हैं, तो 3 लिया तो 6 को छोड़ा, कहाँ पहुँचे? 5 पर। यानी कि 3 का अंतःकोण कौन? 5। फिर एक बच्चे ने कहा कि सर जी आप इधर से क्यों, और आप इधर से आइए। मैं कहा ठीक है।
अगर 3 को लिया, 4 को छोड़ा, एक का अंतर लिया तो कब तब भी कहाँ पहुँचे 5 पर, यानी कि हमारा बात सही है। तो आप कहेंगे कामा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये बात भी आपके समझ में आ गई। आपने कहा सर एकदम 100% समझ में आया, ठीक है। तो आपको एकांतर अंतःकोण बच्चों समझ में आ गया। अगला लाइन डालिए, एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, इसको लिखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे? अब बच्चों मैंने कहा अल्टरनेट का मतलब आपको पता है, एकांतर का मतलब पता है, बाह्य का कोण मैंने बता ही दिया था कि अब अंदर के कोणों की बात नहीं हुई, केवल बाहर के कोणों की बात होगी। फिर मैंने कहा ठीक है, एकांतर का मतलब एक का अंतर, बाह्य कोण मतलब बाह्य कोण, मतलब कि 1 2 7 8 की बात करनी है और एक का अंतर रखना है। तो आप कहेंगे अगर मैंने कोण 1 को लिया तो 2 को छोड़ेंगे कहाँ पहुँचेंगे 7 पर। 1 को लिया अगर तो 2 को छोड़ा कहाँ पहुँचे 7 पर। एक का अंतर भी और बाह्य भी, तो एक का अंतर बाह्य में, तो 1 को लिया 2 को छोड़ा कहाँ पहुँचे 7 पर। तो आप कहेंगे कि सर हमारा एंगल 1 एंगल 1 बराबर होगा एंगल 7 के। बात समझ आई? फिर मैंने कहा ठीक है, अब एंगल 2 को लो, ठीक है। तो एंगल 2 को लिया तो 1 को छोड़ा, मतलब कि एंगल 2 को लिया तो हमने बाह्य की बात करनी है, तो एंगल 2 को लिया तो 7 को छोड़ा कहाँ पहुँचे 8 पर। आपने कहा कि सर इधर से चलिए, तो मैंने कहा ठीक है। 2 को लिया, 1 को छोड़ा, तब भी कहाँ पहुँचे आप 8 पर। तो आप कहेंगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। कोई दिक्कत नहीं है, बात सही है, एकदम से 100% सही है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसमें एक हेडिंग और लगाइए, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण। ठीक है, कौन कौन से होंगे देखते हैं क्या क्या कहता है। ये बच्चों क्या है? तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक रेखा है कि नहीं है? आपने कहा हाँ। इसके एक ओर के अंतःकोण, इसके एक ओर के मतलब कि इधर के अंतःकोण, बात समझा गई, इधर के अंतःकोण। तो बताओ बच्चों इसके एक ओर के अंतःकोण कौन कौन से हैं? इसको मैं सही से बना देता हूँ। एक ओर के अंतःकोण कौन कौन से हैं? कहेंगे आप एंगल 3 और एंगल 6। आ जाओ। तो आपने कहा कि सर एंगल 3 प्लस एंगल 6 मिलाकर कितना होगा बच्चों? का आप कहेंगे सर 180 डिग्री। बात समझा गई। इसी प्रकार इस साइड में जो है बच्चों, इस साइड में है, उसको क्या कहेंगे? एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो आपने देखा यहाँ पर कि एंगल 3 और एंगल 6 एकांतर अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 180। बात समझ में आ गई। तो बच्चों आपने अभी देखा, मैंने आपको पूरा पैरेलल लाइंस में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने उन्हें आपको समझा दिया। तो अब देखते हैं कौन कौन से एंगल फाइनली हमारे बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देख लेते हैं। आपने कहा कि सर एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है? एंगल 5 है, ठीक है। आपने कहा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, यहाँ से मुझे मिला। अब देखो एंगल 2 या एंगल 5 किसी और के बराबर है, तो आपने कहा एंगल 5 यहाँ पर एंगल 3 के बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर होगा? एंगल 3 के बराबर होगा। अब आप देख लो एंगल 1 यहाँ पर किसके बराबर है? एंगल 7 के बराबर है। तो आपने कहा एंगल 7 भी क्या होगा? आपस में बराबर होंगे। एक लाइन आपको ये मिली। दूसरी लाइन में आते हैं, आपको लिख रहा है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। तो आपने कहा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। अब देख लो 2 या 6 किसके बराबर है? तो आपने कहा सर एंगल 6 एंगल 4 के बराबर है। तो आपने कहा एंगल 6 एंगल 4 के बराबर है, ठीक है। और एंगल 4 किसी और के बराबर है क्या? तो आपने कहा एंगल 2 एंगल 8 के बराबर है। तो एंगल 2 बराबर क्या होगा? एंगल 8। तो आपको यहाँ से एक तगड़ा रिलेशन ये मिला कि आप कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 5 एंगल 3 और एंगल 7, मतलब कि ये कोण ये कैसे हैं? आपस में बराबर है, ठीक है। ये देख लेना, ठीक है। और आपने कहा कि सर एंगल 2 एंगल 6 एंगल 4 एंगल 8, यानी कि ये वाले कोण ऐसे कैसे हैं? बराबर हैं। बात समझ आ गई। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो आपको डायरेक्ट एक रिलेशन मिल गया कि अगर मान लीजिए आपको 2 लाइन ऐसे दे दिया जाए और एक तिर्यक रेखा उन्हें काट रही हो, तो
तो आप सीधा कुछ नहीं करना, कहोगे सर ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आ गई? तो ये है तरीका थोड़ा जल्दी से काम को करने का। बात समझ में आ गई? तो बच्चों इन्हें नोट कर लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इनको आपको समझ के रखना है ताकि आप इन्हें भूलें नहीं और हमेशा आपके दिमाग में ये चीज़ बना रहे। तो चलिए बच्चों, जो हमने अभी पढ़ा उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि ए बी समांतर सी डी, मतलब कि ए बी समांतर सी डी के। बात समझ आ गई? तो आपको दिख रहा है कि ये एंगल दे रखा है 160 डिग्री और पूछ रहा है एक्स की वैल्यू, ये एक्स इक्वल टू वाट, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, जब पैरेलल लाइंस की बात करते हैं तो उसको आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, 2 तरीके 3 तरीके, जैसे आपकी इच्छा करे आप वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो बच्चों चलो देख लेते हैं। मैं इस क्वेश्चन को अब एक दो तरीके से बताता हूँ। अच्छा बताओ बच्चों, मैंने आपको बताया था एक लाइन है और उस पर किसी पॉइंट पे हमको एंगल बनाना है। तो आप कहेंगे सर ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये पूरा एंगल कितने का बनेगा? 180 डिग्री का। अगर कोई लाइन खींच दे, कितना भी लाइन खींच दे, इन सबका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है। बात समझ में आ गई? ये सही है आपका। तो बच्चों आपने कहा कि सर ये 160 डिग्री है, तो अच्छा ये बताओ, ये लाइन है, ये लाइन है और इस पर ये पूरा एंगल कितना बनना चाहिए था? 180 का बनना चाहिए। तो अगर ये 160 है तो ये बचा हुआ एंगल कितने का होगा? 20 डिग्री का होगा। आपने कहा कि सर ये एंगल होगा 20 डिग्री का। अगर ये 20 डिग्री का हुआ तो बच्चों बताओ ये दोनों संगत कोण है कि नहीं है? करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है? अब ये मत पूछना कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, मैंने बता दिया है, ठीक है। ये दोनों एंगल कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। आप कहोगे सर x इक्वल टू क्या होगा? 20। x इक्वल टू क्या होगा? 20 डिग्री। ये हमने निकाल लिया। बात समझ में आ गई? तो एक तरीका तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, इसमें तरीका सब कुछ है, सेम ही है, लेकिन बस आपको एंगल्स की जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कभी कन्फ्यूजन ना हो। फिर से आ जाओ बच्चों, आपने कहा कि सर ये अगर ये 160 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? आपने पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण, अगर 2 लाइन से एक दूसरे को काटे तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो आपने कहा कि सर ये लाइन और ये लाइन दूसरे कट कर रही हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो ये 160, तो ये भी कितना? 160। अभी आपने पढ़ा कि 2 समांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा के एक ओर की तरफ दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो आपने कहा कि अगर 160 और x का योग 180 होना चाहिए, अगर ये 160 है तो x कितना होगा? 20 होगा। लो जी आंसर। किसी भी तरीके से आप लगाइए, बस आपको एंगल्स की जानकारी होनी चाहिए कि एंगल्स को हम कैसे कैसे कहाँ के एंगल्स को क्या क्या कहते हैं। बात समझ आ गई? आ जाओ बच्चे, अपने इस क्वेश्चन पे जाते हैं। सेम टू सेम, कुछ भी नहीं करना है हमको। ये दे रखा है ए बी और सी डी पैरेलल है और ये दोनों भी क्या हमको दिख रहे हैं? साथ पैरेलल ये भी दिए होंगे, ठीक है फिलहाल। और कह रहा है एंगल y माइनस एंगल x, हमको ये निकालना है, ठीक है। तो आ जाते हैं, देख लेते हैं बच्चों। ये बताओ, अगर ये एंगल 100 है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा? कहेगा 110 होगा। ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर बच्चों ये 110 है तो y कितना होगा? कहेंगे सर इन दोनों का योग होना चाहिए कितना? 180। 180 में से ये कितना हो गया? 110। तो y की वैल्यू कितनी बची बच्चों? y इक्वल टू आ गया आपका 70 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? 70 डिग्री। बहुत अच्छे। अब हमको निकालना है बच्चों x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होगी? तो अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर ये 120 है, अगर ये 120 है तो ये एंगल निकाल सकते हो? अरे ये दोनों इंटीरियर एंगल नहीं है, है? तो आप कहोगे सर ये 120 है और दोनों का योग 180 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और अगर बच्चों ये 60 हुआ तो ये एंगल क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। तो आपने कहा कि y की वैल्यू 70 और x की वैल्यू 60, तो आप कहेंगे कि सर y डिग्री माइनस x डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? 70 में से 60 गया, कितना आएगा? 10 डिग्री। ये होगा आपका आंसर। बात समझ आ गई? तो बच्चों आप इससे भी आसानी से कर सकते हैं, बस आपको एंगल्स क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन से एंगल को क्या कहते हैं, बाकी आपको फंसेंगे कहीं पर नहीं।
चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। लिखा हुआ है कि m समांतर है n के। बच्चों ये है m, ये है n, ठीक है। कह रहा है ये इसके समानांतर है। बात समझ आ गई? तो आप देख रहे होंगे कि एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है। कह रहा है एंगल 1 इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो आपने कहा कि सर ये एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों पूछा है एंगल 5 और एंगल 8 की वैल्यू। तो कुछ नहीं करना बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एंगल, चारों एंगल कैसे होंगे? बराबर होंगे। यहीं पे लिखा था मैंने, ये चारों एंगल कैसे होंगे? बराबर। ये 65 तो ये भी 65, ये 65 तो ये भी कैसा 65, ये 65 तो ये भी 65। तो बच्चों एंगल 8 यहाँ पे कितना पड़ा? 65। तो आप एंगल 8 को कितना लिखेंगे? 65। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और बच्चों आपने कहा कि सर आपने ये भी बताया था कि ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो एंगल अगर आपको 2 मिल जाए तो एंगल 5 भी आपका वही आंसर होगा। तो एंगल ये कितना है? 65। और एक रेखा पर कोण कितना बनता है? 180 का। तो 165 में 180 में से 165 घटाएंगे बच्चों कितना आएगा? 115, 115 आएगा। यानी कि 2 4 5 7 कितना आएगा? 115। तो आप कहेंगे एंगल 5 बराबर कितना आएगा? 115। ऐसे करते हैं बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व इतने जल्दी से। बात समझ आ गई? तो ये था बच्चों आपका सोल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों इसे आप नोट कर लेंगे। आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल वाई, ये तीनों लाइंस क्या दे रखे हैं? समानांतर दे रखे हैं। एंगल वाई रेशियो एंगल जेड इक्वल टू 3:7 ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा फिर कह रहा है एक्स की वैल्यू निकाल दो, ठीक है बच्चों। देखते हैं कि कैसे ये निकलेगा। अच्छा बच्चों बताओ बच्चों, एंगल वाई इंटू रेशियो एंगल वाई रेशियो जेड इक्वल टू दे रखा 3:7। तो देख लेते हैं। अच्छा बताओ बच्चों, एंगल वाई ये है, ठीक है। तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? एंगल वाई ही तो होगा। अरे हाँ कि ना, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। और आपको पता है ये इंटीरियर एंगल्स है कि नहीं, एक तरफ के तिर्यक रेखा के एक तरफ के। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 180 के बराबर। तो आपने कहा कि y और z की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 180 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे मिटा रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा जगह मिल जाए और मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ। यहाँ पर आप इन्हें नोट कर लेंगे पहले, फिर आप इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने कहा कि एंगल y और एंगल z मिलाकर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। एंगल y प्लस एंगल z, ठीक है, कितना होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर। अच्छा दे कितना रखा है? y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 7, अनुपात में है बच्चों ये। एंगल की 3 प्लस 7 की वैल्यू कितने के बराबर? 180 के बराबर। तो कहेंगे 7 3 10, 10 की वैल्यू कितने के बराबर बच्चों? आप कहेंगे सर 180 के बराबर। तो मैंने कहा 1 की वैल्यू आप कहेंगे सर 18 के बराबर, ठीक है। अरे 10 की वैल्यू 180 तो 1 की वैल्यू 18 है। तो बच्चों 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 18 तियाँ 54, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 54 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई? 54 डिग्री, ठीक है। z की वैल्यू निकालोगे तो 7 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू 18 और 7 की वैल्यू निकाल लेंगे। 18 सत्ते कितना होता है आप बताएंगे, मुझे नहीं आता, ठीक है। आ जाओ। तो आपने कहा कि सर मुझे y की वैल्यू मिल गई। अच्छा बताओ, अगर यहाँ पे x है यहाँ पर y है तो ये दोनों एक त्रियक रेखा के एक तरफ के एंगल्स हैं कि नहीं है? तो आप कहेंगे सर इनका योग भी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर x प्लस वाई मिलाकर हमको होना चाहिए था 180 डिग्री के बराबर, जिसमें y की वैल्यू आई है हमारी 54। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा हमारा 180 माइनस 54 कितना आएगा बच्चों? जरा बताना। 180 में से 50 का जाएगा 130, 130 126 आएगा बच्चों। इसका आंसर हमारा यही होगा, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। अगर आप इसको सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपको हमेशा समस्या आती रहेगी, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेंगे।
तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपको बोर्ड पर कुछ प्यारे प्यारे मासूम से क्वेश्चन दिख रहे होंगे, उन्हें भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां दे रखा है आज का, कह रहा है ये दोनों लाइंस के यहाँ पर उसमें पैरेलल हैं और ये एंगल दे रखा है 55, ये एंगल दे रखा है 38। हमें बतानी है इस एंगल की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बच्चों देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। हम कहेंगे कि इसको पहले मैं बेसिक से सॉल्व करता हूँ, फिर आपको मैं थोड़ा और अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। तो मुझे वैल्यू बच्चे इस वैल्यू की निकालनी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने एक लाइन खींच लिया, यहाँ पर एक लाइन खींच लिया, एक पैरेलल लाइन और खींच लिया। इस लाइन के पैरेलल भी है और इस लाइन के पैरेलल भी है, मतलब कि तीनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो बच्चों ये जो एकांतर कोण होते हैं ना, एकांतर कोण, ये वाले कोण, ठीक है, ये अंदर वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, चाहे वो ऐसे बन जाए, ठीक है। तो इसे हम जेड कोण भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये जेड कोण होते हैं। तो ये अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। आप इन्हें प्रूव करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बताओ जो यहाँ पे जेड कोण बन रहा कि नहीं, ये देखो जेड कोण है कि नहीं है, ये बताओ जेड कोण है कि नहीं है। तो ये कोण और ये कोण कैसे होंगे, 55 आपस में बराबर होंगे। और बच्चों बताओ ये भी जेड कोण है कि नहीं, देखो जेड कोण उल्टा जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उल्टा जेड, देखो ये जेड बना, तो मतलब कि ये कोण कितना होगा बच्चों, 38। तो ये पूरा एंगल बच्चों कितना का आएगा, तो आपने कहा कि सर जी इन दोनों एंगल को जोड़ लेते हैं, तो 55 और 38 कितना होगा बच्चों, आप कहेंगे 93, आप कहेंगे 93। तो ये वाला एंगल जो हमने पूछा था वो एंगल कितना होगा, 93 के बराबर। तो आपको एक बात दिखी यहाँ पर कि अगर मुझे कभी भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा तो मैं सीधे क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो हमारा ये अंदर वाला जो है वो वैल्यू हमारा निकल जाएगा, ये वाला एंगल। बात समझ आ गई, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, मैंने क्या किया था, एक पैरेलल लाइन इन दोनों लाइन के खींच दिया था बीच में, तो ये दोनों जेड कोण बन रहे थे, ठीक है। ये दोनों क्या बन रहे थे, जेड कोण, एकांतर अंतः कोण बताया था ना, एकांतर अंतः कोण को जेड कोण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जेड कोण बना हमारा 55 दोनों हो गए, ये 38 दोनों हो गए। तो आपने दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 93 हमारा आंसर आएगा। बात समझ आ गई। तो बच्चों एक काम करो, अब आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा सीधा क्या कर लेना, उन्हें ऐड कर लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे हमारे क्वेश्चन दे दे तो हम इतना कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, सीधे क्या कहेंगे, ये जो हमारा एंगल होगा वो 55 + 38 यानी कि कितना होगा, 93 के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर मान लो मैं कह दूं मेरा ये एंगल है 60, ये एंगल मेरा 60 और ये एंगल मेरा 35, तब कितना होगा ये इस एंगल का मान, तो आप कहेंगे सर इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना होगा 95। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखो बच्चों, जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके दिमाग में शॉर्टकट बनते जाएंगे, वही आपके एग्जाम में काम आते हैं, ठीक है। तो बच्चों देख लेते हैं, अगर ऐसे इस क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। अब आपको पता है कि ये एंगल और इस एंगल का योग क्या होगा, हमारा ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल। लेकिन आपको ये वाला एंगल पता नहीं है, इस बार दिक्कत ये है, आपको ये वाला एंगल नहीं पता है। तो उसमें बड़ी भारी बात कौन सी है, आपको पता है कि ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए बच्चों, क्या होगा 180 डिग्री का। अरे एक बिंदु पर, एक रेखा पर, एक बिंदु पर कितना बनेगा, 180 का कोण बनेगा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर पूरा कोण कितना होना चाहिए था, 180 का, दिया कितना 135, तो ये वाला कितना होगा, 45 के बराबर, कितना होगा 45 के बराबर। अब आपको पता है कि इस कोण का योग और इस कोण का योग हमारा ये क्या होगा, अंदर वाला होगा। तो आप कहेंगे 45 और 40 कितना होगा, 95 डिग्री, ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ आ गई बच्चों, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा देख लेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक ही बात को मैं बार बार ऑनलाइन वीडियो में रिपीट नहीं कर सकता। आ जाओ बच्चों, अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 7 में कि इस कोण का मान और इस कोण को अगर ऐड कर दे तो हमारा ये एंगल निकल जाता है बीच वाला। तो कुछ भी नहीं करना, ये दे रखा है K, ये दे रखा है L और पूछ रहा है कि एंगल A + एंगल B कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, एंगल A + एंगल B आपको सीधा दिख रहा है कितना, 45 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, 45 डिग्री है ये। बात समझ में आ गई, साफ साफ आंसर दिख रहा है। अब आ जाओ बच्चों इस एंगल पे। अब देखो बच्चों, आपको ये वाला एंगल नहीं पूछा गया, आपकी बार ये वाला एंगल नहीं पूछा गया, आपकी बार आपको ये बाहर वाला एंगल पूछा गया है। ये बाहर वाला एंगल कैसे निकालेंगे आप इसे, कुछ नहीं करना, आपको पता है कि ये वाला एंगल हमारा कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 40 को और 30 को जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 70। और मैंने आपको बताया था कि एक बिंदु पर अगर हम इसको गोल गोल घुमा दें तो कितने कोण बनता है, 360 का। अरे वही तो है, ये इस बिंदु पर पूरा घुमा के कितना कोण बनेगा, 360 का, जिसमें से ये वाला कितना है, 70 है। तो ये वाला कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 360 में से अगर हम 70 को घटा दें तो कितना होगा, 290 डिग्री। ये होगा हमारा उत्तर। बात समझ आ गई बच्चों, जिसके नहीं समझ में आया वो दोबारा देख लेगा, पूरा बात क्लियर हो जाएगा।
बहुत ही धीरे धीरे मैंने समझाया है, चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलो बच्चों, आपको दो क्वेश्चंस और दिख रहे होंगे, ठीक है, आइए इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। दे रखा है पी क्यू समांतर एस टी, मतलब कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, बस दोनों लाइन आगे पीछे लिखी हुई हैं, ठीक है। पी क्यू आर इक्वल टू 110, पी क्यू आर मतलब कि ये एंगल कितना दे रखा है 110 डिग्री। आर एस टी मतलब कि ये एंगल कितना दे रखा है 130 डिग्री। पूछ रहा है क्यू आर एस, ये वाला एंगल अब निकालना है आपको। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? बच्चों ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के पेपर में भी पूछा गया है, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के पेपर में भी पूछा गया है और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आ जाओ निकालते हैं। तो मैंने कहा एक काम करो बच्चों, आप इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ाओ, इस लाइन को पी क्यू को थोड़ा सा एक्सटेंड करो। लो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा पेन हल्का है, एक्सटेंड कर लिया आपने, ठीक है। तो बताओ बच्चों ये एंगल आप बता सकते हो क्या? ये अंदर वाला एंगल, एक बार फिर से मैं थोड़ा, लो इसको थोड़ा और गाढ़ा कर देता हूँ। लो मैंने अब ये लाइन पैरेलल में ड्रा कर दी, ठीक है। तो बच्चों आप ये एंगल बता सकते हो क्या? ये एंगल अंदर का एंगल बता सकते हो? कहोगे हाँ सर, मैं आपने बताया था कि अगर कोई लाइन खींची हो तो इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो अगर इस पूरे का योग 180 होना चाहिए, 110 बाहर वाला है, तो अंदर वाला कितने का होगा? तो आप कहेंगे सर 70 डिग्री। कितना होगा? अंदर वाला होगा 70 डिग्री का, ठीक है, ये वाला हो गया 70 डिग्री, ठीक है। अच्छा तो बच्चों अब मुझे अगर ये एंगल मिल जाएगा तो मैं कहूँगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 70 ये समथिंग ये, तो दोनों को घटा देंगे 180 में से तो हमें ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब कहानी है कि ये वाला कैसे निकाला जाए। चलो बच्चों देखते हैं। आप कहेंगे कि सर ये दोनों लाइन्स अगर पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो इन दोनों का योग कितना होगा? इन दोनों का योग कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सर इन दोनों का योग होना चाहिए 180। कितना होना चाहिए? 180। तो अगर बच्चों ये 180 होना चाहिए, ये 130 है, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 50 डिग्री। कितना होगा? 50 डिग्री। तो बच्चों अब बताओ ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं है? ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है नहीं? लो ये और ये क्या होता है? शीर्षाभिमुख होते हैं। तो बताओ बच्चे ये और ये क्या है? शीर्षाभिमुख। अगर ये 50 तो ये भी 50, कल पढ़ाया था शीर्षाभिमुख, ठीक है। अब बताओ बच्चों किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री, जिसमें 70 ये है 50 ये है, तो दोनों मिला कितना हुआ? 180 माइनस 70 50 120, घटाएंगे बच्चे कितना आएगा? 60 डिग्री। यानी कि ये एंगल हमारा कितना होगा बच्चों? 60 डिग्री होगा। अब अगर आपको पिछली क्लासेज में शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो आप इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपके पेपर में काम आए। तो आपका काम है हर चीज़ को बारीकी से देखिए, किसी भी चीज़ को हल्के में आप मत आंकिए, ठीक है। चलो आप इसे नोट कर लेंगे। तो आ जाओ बच्चों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में कहा गया है ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी के। बात समझ में आ गई? ई एफ ये बताया था मैंने लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। ई एफ ये बच्चों ई एफ होगा, यहाँ पे लिखा नहीं गया, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, मतलब कि ये एंगल कितने का है? 90 का। ई एफ परपेंडिकुलर सी डी एंगल कितने का है? 90 का। तो ये पूरा एंगल कितने का होगा? 90 का। पूरे पे 180 का बनना चाहिए था, 90 आधा हो गया, तो ये आधा कितना होगा? 90 होगा। बात समझ में आ गई? आपको ये चीज़ देख के तुरंत समझ में आ जानी चाहिए। लिखा हुआ है जी ई डी बराबर 126। अब जी ई डी कहाँ है बच्चे? जी ई डी बराबर है 126। ये पूरा एंगल बच्चों कितना दे रखा है? 126 के बराबर। कितना है? 126 के बराबर। अच्छा बताओ बच्चों ये पूरा एंगल 126 दे रखा है, जिसमें से ये कितना है? 90 है, तो ये कितना होगा बता सकते हैं आप? ये एंगल कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सर अगर ये पूरा मिला के 126 है, अगर इसमें से ये 90 होगा तो ये एंगल हमारा होगा 126 माइनस 90। कितना आएगा? 36 डिग्री। यहीं पे देखो सॉल्व हो गया। ये आपने कहा कि 36 डिग्री होगा। लो 36 डिग्री किसका, कौन सा एंगल है? जी ई एफ,
GEF, ये एंगल कितना आ गया बच्चों 36 डिग्री, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, आ जाओ बच्चों, कह रहा है तो AGE का मान क्या होगा, AGE का मान, इस एंगल का मान पूछा है, इस एंगल का मान हमें बताना है। अच्छा, तो ये बताओ बच्चे, ये एंगल जेड कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ। ये दोनों, ये देखो, ये और ये जेड कोण बना रहा है, बना रहा है। तो कहोगे सर ये एंगल और ये पूरा एंगल आपस में कितना होगा, बराबर होगा, जेड कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो कहेंगे कि सर ये दोनों एंगल मिला कितना है 126, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 126। तो आप कहेंगे AGE की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, एंगल AGE बराबर कितना आएगा 126 डिग्री के बराबर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। आगे पूछ रहा है FGE, आ जाओ बच्चे, FGE ये वाला एंगल पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है बच्चे। ये बताओ अगर ये इस पूरे पे कितना एंगल बनना चाहिए था, आपको 180 का, आधे में कितना होगा 126, तो ये वाला कितना होगा, आप 180 में से 126 घटाएंगे बच्चों, कितना आएगा आपका, तो आप कहेंगे सर मेरा एंगल आ रहा होगा 54 डिग्री। कितना आ रहा होगा 54 डिग्री। तो आप कहेंगे एंगल FGE इक्वल टू कितना आएगा 54 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से बच्चे आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आपको कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे। तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपको बहुत सारी लर्निंग मिली होगी, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। तो बच्चे अगली क्लास में हम सीधे जंप करेंगे ट्रायंगल्स में। ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, ट्रायंगल के माप कितनी होती है, ट्रायंगल कैसे बनते हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। बात समझ आ गई। तो बच्चे आपका बेसिक लेक्चर्स जो है वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स में केंद्रक क्या होते हैं, लंब केंद्र क्या होते हैं, शीर्षलंब क्या होते हैं, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे आप CGL का एग्जाम दीजिए, चाहे आप कांस्टेबल का एग्जाम दीजिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम देंगे, आपको एडवांस मैथ में या फिर ज्योमेट्री में कोई समस्या नहीं आने वाली है। बात समझ आ गई। तो बच्चों आज के लिए इतना रखेंगे और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जितना भी आपको मटेरियल दिया जा रहा है बच्चों, आप कम से कम उतना एब्जॉर्व जरूर कर लें। बात समझ में आ गई। आपको लंबे वीडियोज इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि ज़्यादा देर के वीडियोज आपको देखने की आदत नहीं होती है, इसलिए हम लोग शॉर्ट वीडियो रखते हैं, लगभग 30 मिनट 40 मिनट के वीडियो रखते हैं। बात समझ में आ गई। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए। धन्यवाद।